हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है, हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है, भला बेफेज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। बताओ जिस तिजारत में खसारा ही खसारा हो, बिना सोचे खसारे के तिजारत कौन करता है। हमें ही गलत फहमी थी किसी के वास्ते, वरना ज़माने के रिवाजों से बगावत कौन करता है। खुदा ने सब्र करने की मुझे तौफीक बख्शी है, अरे जी भर के तड़पाओ शिकायत कौन करता है। किसी के दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखना ज़रूरी है, किसी के दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखना ज़रूरी है, मगर इस दौर में हमदम ये ज़हमत कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी वर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी ख़ानदान में कोई बड़े मसाइल होते हैं, बड़े मसले होते हैं, या कोई झगड़े होते हैं, या कोई रिश्ते टूटने की चीज़ होती है, ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो होता है बड़ों का, जो काफ़ी सारी ज़िंदगी अपनी इन मसाइल को देखते हुए गुजार चुके होते हैं और इन चीज़ों को देख चुके होते हैं कि ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, उनको कैसे फेस किया जाता है, उनका हल कैसे निकाला जाता है। उनके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वो यूज़ करते हुए जो आजकल के जो मसाइल होते हैं, कोशिश उनकी यही होती है कि उनको हल करने में, उनका एक डिसीशन निकालने में कोई आसानी कर दें, कोई ऐसी लचक पैदा कर दें कि मामलात और ख़ानदान पे जो चीज़ें असरात हो रही हैं और जो बातें उठ रही हैं, और वो जो बातें होती हैं वो सोसाइटी में ऐसे फैलती हैं जंगल में आग की तरह। और इसके साथ साथ जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा एक वो तबाही का बायस है कि एक झटके के अंदर वो जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में जो लोग बैठा हुआ है, जो जो जहाँ से उनको देख रहा होता है, उन सबको उनके बारे में पता चल जाता है। ठीक इसी तरह ये जो अकबर फैमिली है और जो सितारा फैमिली है, इन सब की जितनी भी जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो मामलात हैं, वो आप सबको पता है कि जो भी होता है वो यूट्यूब पे आ जाती हैं चीज़ें, आप भी देख रहे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं। तो अब जो आजकल मामलात हैं वो सब आपके सामने हैं। जो डीडी का निकाह है और शादी है, इसको लेके काफ़ी मामलात ख़राब थे। तो पता ये चला है कि हाजी गुलाम अकबर जो कि डीडी के वालिद हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि कहीं ना कहीं आप भी इस शादी में मौजूद थे और अब आप अपने बेटे की जो है पुश्तपनाही कर रहे हैं। उनको ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। जो व्यूवर्स हैं, जो इनके बच्चों को देखते हैं पूरी दुनिया से, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, कहीं से भी उनके बच्चों को जो देखते हैं, व्यूवरशिप जहाँ जहाँ से देखती है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि आप भी अपने बेटे की इस शादी में थे। तो वो कल काफ़ी दुखी थे, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद जो आज पता लगा है कि उन्होंने कोशिश की है कि डीडी को बुलाया जाए और इन मामलात को सेटल डाउन किया जाए और फातिमा को भी गांव में बुलाया जाए। अब ये खुल के आपको पूरी बात बतानी है कि शहबाज के भी बहुत मामलात इनके साथ ख़राब हैं, क्या मामलात हैं, कैसे ये मामलात सही होने हैं। बाबर को भी आप सब जानते हैं कि वो इन कंट्रोवर्सीज़ में पड़ता नहीं है, वो सीधा साधा बंदा है, अपनी ब्लॉगिंग करता है। कभी कोई अगर उनके ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर कोई बात आती है या कोई ऐसा मसला वो देखते हैं तो ही आके अपना क्लियर करते हैं रिएक्शन के सिलसिले में, वरना वो सीधी सीधी ब्लॉगिंग करते हैं। तो रात को मेरी हुई जी बाबर से मुलाकात और उनको फिर मैंने वो गाड़ी के जो उनके मामलात थे उसके बारे में एक छोटी सी खुशखबरी दी है, वो भी आगे जाके मैं आपसे शेयर करूँगा। और साथ ही उन्होंने भी एक छोटा सा मुझे गिफ्ट दिया जो कि मेरी पूरी फैमिली को और मुझे बहुत पसंद है, गाँव का। तो इंशाल्लाह वो अभी मैं आपसे पूरा डिस्कस करूंगा कि वो कौन सा गिफ्ट था, क्या चीज़ें थी। तो ये कुछ आज के 2 टॉपिक्स थे जिन पे आज आपसे डिस्कस करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी जनाब, बात करते हैं डीडी के फादर हाजी अकबर पे। जब से डीडी की शादी हुई है, उनका निकाह हुआ है, उस दिन से लेके वो जो छोटे मोटे अपने ब्लॉग्स बनाते थे उसमें काफ़ी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बुरा भला बोल रहे हैं और शक की निगाह से देख रहे हैं उनके फादर को कि नहीं, आपका भी कहीं ना कहीं इस शादी में किरदार है, आप भी रजामंदी थी आपकी भी इस शादी के अंदर और आप वहाँ पे मौजूद थे। कल उन्होंने फाइनली अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई और काफ़ी अफसरदा थे। उन्होंने कल आके बताया कि देखें,
आप सब मेरे अपने व्यूवर्स को बोला कि बेटियों की तरह हैं। काफ़ी सारी उनको जो हमारी बहनें थी उन्होंने बोला कि नहीं आपका भी नाम आ रहा है, आप भी मुलविस हैं। तो उन्होंने कहा देखें मैं इस शादी से न पहले खुश था न अब खुश हूँ, और मेरे ख़िलाफ़ ये शादी हुई है, मुझे बताया नहीं गया, इसने अपनी मर्ज़ी से वो शादी की है डीडी ने, और ना मैं वहाँ पे मौजूद था। आप चाहे किसी भी किस्म की मुझसे हलफ उठवा लें, मैं उस शादी में मौजूद नहीं था। और बाकी जो दूसरे लोग थे वो सब आपने देख चुके होंगे, आपको पता होगा जो जो उनके शादी में शरीक था वो सब नाम अब क्लियर हो चुके हैं कि उनके मामू नदीम थे, और दूसरे वो रईस अनवर चाचू थे उनके, और साथ ही उनकी वालदा थी। तो इन्होंने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ख़त्म करने की कोशिश की कि भाई मैं नहीं हूँ और ये मेरे पे इल्ज़ाम ही लगाया गया है, मैं घर पे मौजूद था। उन्होंने एक वहाँ पे एक अपने तौर पे एक सबूत भी दिया कि देखें 1:30 बजे नमाज होती है ज़ोहर की, जिस दिन ये यहाँ से गया है तो मैं अपने भाई हाजी गुलाम के साथ नमाज पे जाता था। उस दिन वो 15 मिनट पहले चले गए मुझसे नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मैं बाद में गया हूँ। वहाँ पे ये होता है कि जमातें आगे पीछे होती हैं नमाज के लिए, 15-20 मिनट का टाइम होता है। तो कह रहा है मैं जब निकला हूँ ये पीछे यहाँ से घर से निकल गया है, मुझे नहीं था पता कि ये किस मकसद के लिए गया है, क्या मामलात हैं, न मुझे बता के गया है कि ये मैं चीज़ करने के लिए जा रहा हूँ। तो बाकी जो मुझ पे लोग बुरा भला मुझे बोल रहे हैं, मुझ पे जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो पहले मुझे मेरा मौक़िफ़ सुन लें, पहले मेरी पूरी बात को सुन लें, उसके बाद फिर मुझे जो बोलना है बोलें। अब यहाँ पे बात दूसरी ये भी आ रही है कि देखें जहाँ तक मुझे एक ज़राए से पता लगा है कि ये 2-3 दिन के अंदर बहुत मामला गर्मा गर्मी की तरफ चले गए हैं। अब जी हाजी अकबर ने फैसला ये किया है कि फ़ातिमा को दोबारा गाँव बुलाया जाए। डीडी को ज़ाहिर कराची आते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा, और अगर डायरेक्टली डीडी कराची आता है मे भी हो सकता है कि मामला गर्मा गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ आगे, और कुछ अल्फाज का ऐसा चुनाव भी हो जाए बीच में कि उससे और मामला काफ़ी ख़राब हो जाए। और इनके फादर भी अभी गांव में ही रुके हुए हैं, तो इन्होंने फ़िलहाल यही डिसीजन किया है कि किसी तरह फ़ातिमा को गांव बुलाया जाए और डीडी को भी वहां पे बुलाया जाए जो शहबाज लोगों का घर है। अब इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो होनी थी चीज़ वो तो हो गई। अभी कोशिश यही करनी है कि जैसे वो बड़े हैं, अब इन मामला को सुलझाना है और आगे की तरफ लेके जाना है, कोई फाइनल डिसीजन निकालना है। देखें एक जब चीज़ हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूंगा, कोई भी आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी है वो डायग्नोज हो जाती है, उसका हल यही है कि अब आप उसको जो है ट्रीटमेंट करवाओगे डॉक्टर से, ठीक है, किसी अच्छे कंसल्टेशन से आप डिस्कस करोगे अपने इस बीमारी को। उसका मसला यही है कि उसके रिजल्ट के लिए आपने इलाज करवाना है ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अब जो इन्होंने करना था वो कर दिया डीडी ने। अब ये चाह रहे हैं बड़े जितने भी हैं, क्योंकि अभी शादी भी ख़त्म हो चुकी है गाँव में, तो सितारा की अम्मी भी गांव पहुंच जाएंगी और हाजी गुलाम भी वहीं पर हैं, उनके बड़े भाई। ये डीडी के फादर कह रहे हैं कि हम सब बड़े बैठ के कोई इस मसले का हल निकालें और इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। जिसमें पता लगा है कि वो डीडी को मनाने के लिए गए हैं वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे हैं। अब उनसे क्या मामला हुए हैं, क्या बातें हुई हैं, ये तो अभी आगे चल के पता लगेगा जो भी चीज़ें हैं। मगर फ़िलहाल यही बातें हैं कि इनको किसी न किसी तरह बैठ के मनाया जाए, क्योंकि कराची का सफ़र थोड़ा दूर है और कोशिश यही हो रही है फ़िलहाल कि इनको गांव में बुलाया जाए, यहीं पे इनसे बात की जाए, क्योंकि शहबाज के साथ भी काफ़ी क्लैशेस बढ़ चुके हैं डीडी के, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखते हैं कि अब डीडी इस बात पे एग्री होते हैं, आते हैं और इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, या फ़ातिमा इस बड़ों की डिसीजन को एक्सेप्ट करती हैं, नहीं करती हैं, ये तो बात की बात है। तो फ़िलहाल जो अभी अंदर से बातें चल रही हैं कि उन्होंने कोशिश अपनी शुरू कर दी है और डीडी से मुलाकात की है कि भाई आप किसी तरह आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, कोई इस मामले का हल निकालते हैं। मज़ीद ये वाईटी पे और ये चीज़ें ख़राब होने लगें और मामला बिगड़ने लगें, इससे पहले कि इन मामला का कोई हल निकाला जाए। देखते हैं कि इन मामला में क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। बाकी मैं देख रहा था इनके फादर का व्लॉग जो था डीडी के, वो बहुत अफसरदा थे और वो कह रहे थे कि मैंने बाबर से रिक्वेस्ट की है कि जब तक डीडी के बच्चे और फातिमा वहाँ पर हैं तुम उनको अच्छे तरीके से वहाँ उनकी देखभाल करनी है। उसने बाबर ने उनका दिल खुश कर दिया, उन्होंने आगे से स्टेटमेंट दिया कि देखें ये डीडी के नहीं मेरे बच्चे हैं और फातिमा मेरी बहनों की तरह हैं, और मैं कभी ये महसूस नहीं करता जैसे मेरी बड़ी बहन है मैं उसको बड़ी बहन का दर्जा देता हूँ अपने। तो आप बेफिक्र हो जाएं और आप मेरे फादर हैं, आपको ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये मेरे बच्चे हैं, डीडी के बच्चे नहीं हैं, और जो हो सकेगा मैं इनकी हेल्प करूँगा, इनके साथ खड़ा रहूँगा। जो भी
ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होंगी, जिस जिस चीज़ में उनको दिक्कत हो रही होगी मैं उनके साथ हूँ। उनके स्कूलिंग से लेके हर चीज़ में उनके साथ हूँगा और इंशाल्लाह उनकी हेल्प करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करूँगा कि रात को मेरी मुलाकात हुई थी और कल से लेके आपको पता होगा एक अमानत थी, वो मैंने अमानत उनके सुपुर्द की बाबर के। मेरी मुलाकात उनसे थोड़ी सी देर के लिए थी और उनकी एक चीज़ थी जो मुझे उनको देनी थी। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि इन्होंने एक गाड़ी की कंपनी में गाड़ी के लिए अपने अप्लाई किया था। वो गाड़ी की कंपनी जो थी वो पूरी स्कैम थी, एक झूठ था, एक फ्रॉड था। वहाँ पे हर जो सादा बंदा था, जो गरीब बंदा था, उनको लूटते थे, पैसे ले लेते थे और गाड़ी नहीं देते थे, उनको रुलाते थे, डेट्स पे डेट्स देते थे और गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। तो ये भी उसके इस स्कैम में थोड़ा सा फंस गया था बेचारा। इसने अपनी तरफ से काफ़ी पहले कोशिश की, डीडी को भी ले गया और लोगों को भी ले गया, मगर इससे वो मामला हल नहीं हो सके। बाबर से काफ़ी परेशान था। फिर इसने मुझे तकरीबन 1 महीना पहले मुझे कॉल की थी कि मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे अपने पैसे रिकवर करूँ, क्या मामला होंगे यहाँ पे। तो इन्होंने मुझे फिर कॉल किया और उन्होंने कहा कि कदीर भाई ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है और मैं बहुत परेशान हूँ कि अब मैं अपना अमाउंट जो है कैसे रिकवर करवाऊँ। तो मैंने इनसे कहा कि आप आ जाएँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाएँ जहाँ पे आपने ये गाड़ी के लिए अप्लाई किया था, तो किसी लॉयर से डिस्कस करते हैं आपका मैटर और फिर देन कोई रिजल्ट निकालते हैं कि भाई क्या करना चाहिए और आपका अमाउंट कैसे रिकवर करना। फिर इनके साथ मैं गया था 1-2 दफ़ा उनके ऑफिस, बात भी करके आया था, मगर वो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे जालसाज थे और किसी की भी बात को वो मानने को तैयार नहीं थे। और इनसे जो मिस्टेक हुई थी, इन्होंने जो अपने पैसे दिए थे वो कैश के सूरत में वहाँ पे दिए थे। अगर वो चेक वगैरह की सूरत में देते तो हमारा मज़ीद जो केस था वो स्ट्रॉन्ग हो जाता, मगर इन्होंने कैश की सूरत में दे दिए पैसे। तो ये उनसे बड़ी मिस्टेक हो गई थी बाबर से। फिर मामला हमारे उनसे चलते रहे, बातें चलती रहीं, वो मान नहीं रहे थे। फिर हमें ज़बरदस्ती वहाँ पे लीगल एक्शन लेना पड़ा, लीगल नोटिस देना पड़ा और उनके साथ फिर बातें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तय पाई कि भाई आप हमें, पहले तो वो 4 महीने का टाइम दे रहे थे कि 4 महीने बाद आपको चेक देंगे। तो उसमें ये था कि 90 डेज़ के बाद जो है हम क्लेम नहीं कर सकते थे पैसों का, वो ऑटोमेटिकली केस ख़त्म हो जाता। तो हमने फिर अपने एफ़र्ट्स किए, हमने जो हमारा लॉयर था उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स की, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा, प्रेशर डाला, साथ ही पुलिस का भी एक छोटा सा प्रेशर दिया था उनको हमने। तो उन्होंने फिर हमें नेक्स्ट मंथ फरवरी का चेक बना के दे दिया और जितना अमाउंट बाबर का था उसी अमाउंट का बना के दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो रात को मैंने बाबर के हैंड ओवर कर दिया जो चेक था। बहुत खुश थे और काफ़ी दुआएं दे रहे थे मुझे, कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ये डूब गए पैसे और मुझे नहीं था पता कि मुझे ये पैसे वापस मिलेंगे। और ये गांव भी चले गए थे तो मुझे पीछे बोल के गए थे कि भाई अब मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि ये 15-20 दिन के लिए गांव चले गए थे, आप सबको पता है। अब पीछे सारा जो भी केस था इसका, अब ये खुद भी मौजूद नहीं था तो मुझे देखना पड़ रहा था। काफ़ी दफ़ा इनकी रिक्वायरमेंट हुई वहाँ पे कि भाई खुद बाबर कहाँ है। अब जाहिर सी बात है अगर मैं ये बोलता वो आउट ऑफ सिटी हैं तो वो मज़ीद जो है इन चीज़ों को आगे डिले कर देते। तो किसी न किसी तरह अल्लाह की मदद से और अल्लाह की करम नवाजी से इनका जो है वो अमाउंट रिकवर करवा लिया, इनको चेक दे दिया है। नेक्स्ट मंथ को उन्होंने डेट मेंशन कर दी है, इनको अमाउंट वो इनका मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह इनकी जो हक हलाल की कमाई थी वो इनको मिल जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। ये कुछ एक खुशखबरी थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। और बाबर ने वहाँ पे अपने व्लॉग में भी आज ये सारी कहानी शेयर की है, लास्ट में आप जाके देख लीजिएगा। उन्होंने अपना खुद काफ़ी जो उनकी एक्साइटमेंट थी सारी उन्होंने बताई है अपनी व्लॉग के अंदर। ये उनसे रात को छोटी सी मुलाकात हुई थी। साथ ही साथ गाँव से वो मेरे लिए भाई साग लाए थे, जो कि आपने देखा होगा सितारा सिस्टर के भी व्लॉग्स में, वो साग वगैरह वहाँ पे पकाते हैं, खाते हैं। तो मेरी फैमिली को और मेरी वाइफ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मैं खुद भी व्यूअर्स बेसिकली इंटीरियर साइड का हूँ तो साग हमारे पास कभी कभार आता है। तो ये जब लास्ट टाइम भी मुझे इन्होंने साग खिलाया था, बहुत ज़बरदस्त था, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया था। तो इस बार भी उन्होंने बोला था कि कदीर भाई आपके लिए साग लेकर आया हूँ, और सरसों का साग और चावल की रोटी होती है उसके साथ खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, साथ में मक्खन मिक्स करके। तो रात को उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत सा बाउल पैक करके रखा हुआ था साग का, वो मुझे साग दिया कि आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ साग का। तो आज मैंने जब सुबह उठा था नाश्ते में तो मैंने वाइफ को कहा कि भाई वो साग खाना है। तो भाई शुक्रिया आपका, बाबर बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका और मज़ा आया। ये मौसम होता है, इस मौसम में जो है अक्सर वो जब भी जाते हैं लेकर आते हैं तो फिर टेस्ट करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।
और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।